मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस का एग्जाम्पल। हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया है न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, टाइप्स ऑफ इनर्शिया, न्यूटन सेकेंड लॉ, मोमेंटम, इस सब के बारे में पढ़ लिया है। थोड़ा एग्जाम्पल देखिए। ठीक, जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट मीन्स कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, इसी को इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। जैसे जब भी आप गाड़ी वगैरह में टहलते हैं, गाड़ी में चलते हैं, जैसे मान लीजिए कि बाइक पर आप पीछे बैठे हुए हैं, तो आप फील किए होंगे कि जब बाइक स्टार्ट होती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, पीछे की ओर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जब बाइक स्टार्ट होती है तो बाइक के साथ आपका जो शरीर का पोर्शन बाइक के टच में है, जैसे पैर वगैरह बैठे हुए हैं तो पैर तो बाइक के टच में है। तो बाइक जब मोशन में आती है तो हमारा पैर और उसका निचला पोर्शन क्या होता है, मोशन में आ जाता है। लेकिन जो पैर के ऊपर, कमर के ऊपर का जो पोर्शन है वह रेस्ट में रहना चाहता है। क्यों? ड्यू टू एनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो एनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण वो रेस्ट में रहना चाहता है। बाइक आगे बढ़ जाती है तो हमारा शरीर का कमर के निचला भाग मोशन में आ जाता है बाइक के साथ, और ऊपर का पोर्शन रेस्ट में रहना चाहता है, इसलिए हम लोग पीछे की ओर गिर जाते हैं। फिर आप देखते हो कि जब ब्रेक लगता है तो हम लोग आगे की ओर गिरते हैं। क्यों ऐसा होता है कि जब ब्रेक लगता है तो वही जो शरीर का पोर्शन बाइक के टच में है वो तो आ जाता है रेस्ट में बाइक के साथ ही, लेकिन शरीर का जो ऊपरी का पोर्शन है, कमर के ऊपर का हिस्सा, वह एनर्शिया ऑफ मोशन के कारण मोशन में ही रहना चाहता है। क्योंकि एनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो मोशन में, वो मोशन में रहना चाहेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जांपल देखिए। ये ग्लास है, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है। ठीक, इसके ऊपर एक सिक्का रखा हुआ। अगर कार्डबोर्ड को हम लोग ऐसे उंगली से मारते हैं तेजी से, या झटका से पकड़ करके इसको हाथ से खींच देते हैं, तो क्या होता है कि कार्ड तो खींचा जाता है लेकिन कॉइन ग्लास में गिर जाता है। क्यों? क्योंकि एनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण कॉइन रेस्ट में रहना चाहता है। तो ये पोर्शन तो कागज आगे निकल गया, ये कॉइन नीचे की ओर इसमें गिर जाता है। देखिए दिखाया गया है। एक और एग्जांपल देखिए। आप लोग कैरम बोर्ड खेलते हैं इस तरह से, जब शुरुआत होता है कैरम बोर्ड का गेम तो जो भी होता है गोटी वगैरह इस तरह सजा कर रखते हैं। स्ट्राइकर से जब हम यहाँ मारते हैं तो जो सबसे नीचे पार्ट में जो भी है वो क्या होगा कि मोशन में आ जाएगा, आगे निकल जाता है। देखिए आगे निकल जाता है। और ऊपर वाला ज्यों कहते हैं वैसा रखा रहता है। क्यों? क्योंकि यह ऊपर वाला पहले पूरा रेस्ट में था, लेकिन स्ट्राइकर जिस पर लगा वह मोशन में आ गया। इसके ऊपर वाला एनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसलिए ऊपर ज्यों का त्यों रहता है और नीचे वाला आगे खिसक जाता है। या आप देखते हो कि बेड वगैरह जब झाड़ते हैं, आप चादर झाड़ते हैं तो क्या होता है, धूल निकलता है उससे। ऐसा क्यों कि जब जब भी बेड को आप झाड़ते हैं तो बेडशीट तो मोशन में आ जाता है, ठीक, लेकिन धूलकण क्या है, वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसीलिए वह धूलकण बेड से अलग हो जाता है, बेडशीट से अलग हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे इम्पल्स। देखिए इम्पल्स, इम्पल्स को हिंदी में आवेग कहते हैं। मीन्स जोश, क्रोध, गुस्सा ऐसा होता है ना। देखते होंगे आप लोग, जब गुस्सा में रहिएगा तो जब किसी को आप मारते हैं तो बहुत ज़ोर से मारते हैं। ठीक, जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि कोई बच्चा है तो बच्चा को धीरे मारना चाहिए, ये हम लोग सोचते हैं, करते भी हैं वैसा। लेकिन जब गुस्सा आ जाता है तब उस समय हम लोग को नहीं दिखाई देता है कि वह बच्चा है कि बड़ा है। ठीक, उतना ही ज़ोर से हम लोग मार देते हैं गुस्सा में, जो कि गलत है। तो इम्पल्स क्या होता है कि कम समय के लिए बहुत अधिक फोर्स लगता है। जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो देखते होंगे कि बैट से हम लोग क्या करते हैं, बॉलर बॉलिंग करता है, जब बॉल नज़दीक आता है तो बैट से हम लोग मारते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि कम समय के लिए बहुत अधिक फोर्स लगाते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, इम्पल्स कहते हैं। देखिए, इफ़ ए लार्ज फोर्स, माने बड़ा फोर्स, इज अप्लाइड फॉर अ स्मॉल टाइम, थोड़ा समय के लिए अगर लार्ज फोर्स, बड़ा फोर्स लगाते हैं, देन द प्रोडक्ट ऑफ टू मीन्स किसका किसका प्रोडक्ट, द फोर्स का और टाइम का प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसमें आई इम्पल्स है, एफ क्या है, फोर्स मीन्स लार्ज फोर्स, और डेल्टा टी क्या है, इसको डेल्टा टी कहते हैं, ये टाइम है। क्लियर है स्टूडेंट्स? अगर यूनिट की बात करें कि इम्पल्स का यूनिट क्या होगा, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और टाइम का सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। देखिए यूनिट इसका होगा न्यूटन सेकेंड। एसआई सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में क्या होगा,
तो न्यूटन का डाइन हो जाता है, और सेकेंड तो सेकेंड में ही रहता है, तो डाइन सेकेंड। यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ क्या होगा, डाइन सेकेंड। क्लियर है स्टूडेंट्स, डाइन सेकेंड। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिए, आई बराबर एफ इंटू डेल्टा टी है। ठीक, अगर फोर्स निकालना चाहे हम लोग तो डेल्टा टी इंटू में ना इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। देखिए डेल्टा टी जाके डिवाइड हो गया, एफ बराबर आई बाई डेल्टा टी, मतलब क्या कि टाइम अधिक होगा तो फोर्स कम लगेगा। याद रखिएगा इसको, नीचे टाइम है ना, टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा, और टाइम कम होगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। याद रखिएगा, क्या बोले कि टाइम ज़्यादा होगा तो फोर्स कम लगेगा। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, जब आप क्रिकेट खेलते हैं और कैच करना होता है तो आप देखते हो कि बॉल पकड़ते हैं तो हाथ को थोड़ा सा पीछे की ओर ऐसे खींच लेते हैं। ऐसा फील किए हैं, कैच किए, हाथ को थोड़ा सा हम लोग जहाँ कैच करते हैं हाथ को थोड़ा सा पीछे खींच लेते हैं। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा पीछे खींचने से टाइम बढ़ा देते हैं, और टाइम जब बढ़ जाता है तो फोर्स कम हो जाता है, मीन्स हाथ में चोट कम लगता है। कभी आप आजमा कर देखिएगा, कैच करने के लिए हाथ को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिएगा तो देखिएगा कि चोट ज़्यादा लगेगा, और कैच करते समय हाथ को थोड़ा पीछे खींचिएगा तो चोट कम लगता है। क्यों? पीछे खींचने से टाइम बढ़ जाता है, और टाइम बढ़ जा गया तो फोर्स कम लगेगा। आगे हाथ को बढ़ा देंगे तो टाइम घट जाएगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, चोट ज़्यादा लगेगा। या देखते होंगे कोई अक्सर अगर गुस्सा करके आपको मारते हैं जब, तो आप क्या करते हैं, इसे छड़ी से मारेंगे, आप अपने शरीर को ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा शरीर को ऐसे करने से क्या होता है कि चोट कम लगती है। क्यों? क्योंकि शरीर को ऐसे झुका लेने से क्या होता है कि टाइम बढ़ गया, और टाइम बढ़ जाने से फोर्स कम लगता है। तो ये हम लोग देखिए, ये हम लोग जनरली कोई सिखाया नहीं है कि हाथ को पीछे कर लेना चाहिए, हम लोग नेचर से सीखे हैं। तो फिजिक्स नेचुरल साइंस होता है, जो नेचर में होता है वही चीज़ देखना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीसरा मोशन क्या कहता है कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। कैसा रिएक्शन? इक्वल। इक्वल मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट मतलब अपोजिट इन डायरेक्शन। इसी को थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। फिर एक बार, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज नोन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब ध्यान दीजिए, एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन और रिएक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो एक्शन एंड रिएक्शन, देखिए एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज, अलग अलग बॉडीज पर। जिस पर एक्शन होगा उसी पर रिएक्शन नहीं होगा, दोनों अलग अलग बॉडी पर होता है। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन में कोई टाइम लैग नहीं होता है, तुरंत लगता है। जैसे हम लोग हाथ से किसी को मारते हैं, इसे मारे तो हाथ से मारे तो एक्शन हुआ, लेकिन रिएक्शन किस पर होता है? हाथ पर। जब आप हाथ से दीवार पर मारते हैं तो दीवार पर एक्शन होगा, और रिएक्शन किस पर होगा? हाथ पर। तो दोनों अलग अलग बॉडी पर होता है, और दोनों के बीच कोई टाइम का गैप नहीं होता है। नो टाइम लैग मीन्स टाइम, समय बर्बाद नहीं होता है। जैसे ही एक्शन वैसे ही रिएक्शन होता है। ठीक, रिएक्शन इज लास्ट सो लॉन्ग एज एक्शन इज प्रेजेंट, मीन्स रिएक्शन तभी तक रहता है जब तक एक्शन रहे। ये नहीं कि आज आप हाथ पर दीवार से मारे हैं तो आपको कल दर्द का अनुभव होगा, नहीं। अभी मारे हैं हाथ से दीवार पर, तुरंत अभी ही अनुभव होता है। देखिए इसका एग्जाम्पल, देखिए एक बॉल से हम लोगों ने दीवार पर मारा, तो बॉल मान लीजिए कि F1 फोर्स से जाकर टकराया, तो टकराने के बाद फिर बॉल वापस आएगा ना, किस फोर्स से? F2 फोर्स से आ रहा है। तो ये दोनों फोर्स क्या होगा? इक्वल होगा, F1 बराबर F2 होगा। ये माइनस साइन क्यों दिया गया है? तो माइनस साइन बताता है कि डायरेक्शन इसका उल्टा है। ध्यान रखिएगा, कभी भी वेक्टर में माइनस साइन क्या बताएगा? डायरेक्शन अपोजिट, मीन्स कि ये दोनों फोर्स इक्वल है। एक्शन ये हुआ, ये रिएक्शन हुआ, तो एक्शन रिएक्शन दोनों इक्वल है, लेकिन क्या है? अपोजिट है। इसीलिए कहते हैं टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे माथा पर हम लोग बोझ लेकर चलते हैं तो बोझ नीचे लगता है, तो माथा से हम लोग का रिएक्शन ऊपर आता है। जितना वेट लगेगा उतना ही रिएक्शन आता है। ठीक, कोई चीज़ ज़मीन पर अगर गिराते हैं हम लोग, बॉल वगैरह चाहे कॉइन वगैरह, तो जितना फोर्स से गिरता है ज़मीन भी उस पर उतना ही फोर्स लगाती है। ठीक, हम लोग रोड पर चलते हैं तो जितना फोर्स से पैर को दबाते हैं ज़मीन पर, उतना ही फोर्स ज़मीन भी लगाती है। देखते हैं ज़मीन पर जंप करते हैं तो हम लोग पहले जंप करने के लिए क्या करते हैं? कस कर ज़मीन को दाबते हैं, तो जितना ज़मीन पर दाबेंगे हम लोग नीचे, उतना ही हम लोग ज़्यादा उछलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
कभी आप लोग फील करते होंगे कि नाव पर ये बच्चा है, बाढ़ के दिनों में नाव देखे होंगे आप लोग। नाव से जब उतरते समय हम लोग क्या करते हैं कि इस पर फोर्स लगाते हैं, जंप करके आगे जाते हैं हम लोग। तो जंप किए तो एक्शन हुआ, और नाव भी रिएक्शन लगाती है, तब हम लोग जाकर के आगे बढ़ते हैं। देखिए जंप करके आगे गया, इसलिए नाव क्या होता है, थोड़ा सा आगे की ओर खिसक जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए सिस्टम इज जीरो, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स मीन्स बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया जाए, देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, सिस्टम का कुल मोमेंटम कंजर्व रहता है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब देखिए इसका प्रूफ कहता है क्वेश्चन में, का स्टेट एंड प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि दो ठो मास है m1 m2, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसका u2 है। u1 देखिए, u1 बड़ा है ut से, मीन्स ये बड़ा है, मीन्स इसका स्पीड ज़्यादा है, तो स्पीड ज़्यादा तो जाके टकराएगा। देखिए टकरा गया, टकराने के बाद फिर दोनों अलग अलग v1 से और यह v2 वेलोसिटी से मूव करने लगा। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है m1 m2 मास ऑफ टू बॉडीज, u1 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, u2 इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी, डेल्टा टी कोलिजन टाइम, v1 फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी, v2 फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। अब इनिशियल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टकराने के पहले तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, तो m1 u1 प्लस m2 u2। आफ्टर कोलिजन m1 v1 प्लस m2 v2, माने शुरू का मोमेंटम और बाद का मोमेंटम दोनों इक्वल हो जाएगा, यही हमको प्रूफ करना। वी हैव टू प्रूफ p1 बराबर p2। अब देखिए, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। देखिए मोमेंटम में चेंज बाई टाइम किसके बराबर, फोर्स के बराबर। यहाँ भी मोमेंटम में चेंज बाई टाइम, फोर्स के, दो गो बॉडी है ना, फोर्स के बराबर। और थर्ड लॉ क्या कहता है कि दोनों फोर्स इक्वल होता है, लेकिन क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे देखिए इधर फोर्स लगा F21, F21 क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड बॉडी बाई फर्स्ट बॉडी। F12 इधर लगा, मीन्स फोर्स ऑन फर्स्ट बॉडी बाई सेकेंड बॉडी। टकराएगा तो यह भी इस पर फोर्स लगाएगा और यह भी इस पर फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा, उल्टा होगा। देख रहे हैं आप, तो यहाँ दोनों फोर्स इक्वल लेकिन अपोजिट है, तो ये दोनों बराबर होगा लेकिन माइनस साइन रहेगा, डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा। देखिए माइनस है, माइनस करने का साइन बदल जाएगा ना, देखिए बदल गया। अब m2 v2 m1 v1 m1 u1 m2 u2, यही इनिशियल मोमेंटम है जो ऊपर दिखाए हैं आपको, p1 और p2। ये क्या है, फाइनल मोमेंटम। तो दोनों क्या बराबर हो गया ना, फाइनल मोमेंटम बराबर इनिशियल मोमेंटम। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आपको इसको बनाना होगा अपने से। ठीक है स्टूडेंट्स।